सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी का CUD स्टार एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम समकालीन भारत सेकंड का जो वन्यजीव संसाधन लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, जो आज हम अध्ययन करेंगे एशियाई चीता और वनों के प्रत्यक्ष लाभ और वन विनाश के कारण उपनिवेश काल में और स्वतंत्रता के बाद में किस प्रकार से वनों का विनाश हुआ, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एशियाई चीता। देखिए, जो एशियाई चीता है ना, इस पर हो सकता है कि आपसे टिप्पणी लिखवाई जाए 10वीं क्लास में 2 नंबर की, या इसमें 1 नंबर का भी प्रश्न आता है। ठीक है, कि भाई एशियाई चीता की क्या पहचान है। वह ये ऐसा आ सकता है कि भाई ये जो बिल्ली परिवार का एक अजूबा किस प्रजाति का है, तो बिल्ली प्रजाति बिल्ली परिवार का एक सदस्य है। तो इसके बारे में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो समझते हैं हम एशियाई चीता। यह बिल्ली परिवार का एक अजूबा विशिष्ट स्तनधारी प्राणी जो भूमि पर रहने वाला 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो बिल्ली परिवार का एक अजूबा विशिष्ट स्तनधारी प्राणी है, भूमि पर रहने वाला सबसे तेज दौड़ने वाले प्राणियों में से 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। तो ये एशियाई चीता है। अब इसकी पहचान क्या है? कई लोग कहते हैं कि भाई ये जो है वो बाघ है, या इस प्रकार से देते हैं, लेकिन ये है क्या? उसकी पहचान किस प्रकार से होती है कि आँख के कोने से मुंह तक नाक के दोनों ओर फैली आंसुओं के लकीरनुमा निशान होते हैं। कहने का मतलब आँख से लेकर के और नाक के दोनों ओर से होते हुए और मुंह तक एक आंसुनुमा ब्लैक कलर की पट्टी होती है। आंसुनुमा एक काली सी पट्टी होती है आंखों से लेकर के नाक के दोनों ओर होते हुए मुंह तक। तो ये इसकी पहचान है। अब इसका निवास स्थान कौन सा था? तो हम कह सकते हैं कि 20वीं शताब्दी से पहले जो चीते हैं ना, वो अफ्रीका और एशिया में पाए जाते थे। एशिया के दूर दूर इलाकों तक वो फैले हुए थे। तो इस प्रकार से इनका निवास स्थान था। भारत में इस 1952 में जो ये कहें कि जो सर्वेक्षण हुआ इसका और खोजे गए निवासी स्थान पर, तो ये अनुपस्थित पाई गई। जिस स्थान पर ये जिस क्षेत्र में निवास करते थे एशियाई चीता, वहाँ पर ये जो है ना वो अनुपस्थित पाई गई। तो इसका ये मान लिया गया कि भाई एशियाई चीता है वो लुप्त हो चुका है। तो भारत में 1952 में लुप्त घोषित कर दिया गया था। किसको? एशियाई चीते को। कब कर दिया गया था? 1952 में इसे लुप्त घोषित कर दिया गया था। तो इस प्रकार से ये एशियाई चीता की पहचान और इनके निवास क्षेत्र थे। अब हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये आ भी चुका है वार्षिक परीक्षा में, कि भाई वे कौन से प्रतिकूल कारक हैं, वे प्रतिकूल कारक कौन से हैं जिनसे वनस्पति जात और प्राणी जात का ऐसा भयानक हास हुआ है कि बहुत सारे जीव जंतुओं की और वनों की प्रजातियां हैं वो लुप्त हो चुकी हैं या विनाश हो चुका है उनका। तो कौन कौन से कारण हैं? सबसे पहले शिकार, मतलब व्यावसायिक तरह से शिकार किया जाता है। बहुत सारे जो जंगली जीव हैं उनका शिकार किया जाता है, जिसके कारण से जीव जंतुओं का विनाश हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसी वनस्पति है जिनका भी व्यापार इत्यादि वाणिज्यिक स्तर पर जो किया जाता है। तो इस प्रकार से वनों का और जीव जंतुओं का विनाश हुआ है। दूसरा दावानल का मतलब होता है वनों में आग लगना, और आग लगने के कारण से भी बहुत सारे वन हैं वो नष्ट हुए हैं और जीव जंतु इत्यादि हैं वो भी नष्ट हुए हैं। उसके बाद वनों की कटाई के कारण से वनों का विनाश होता है, जिसमें प्राकृतिक जो जीव जंतु हैं यानी कि जंगली जीव जंतु, उनका प्राकृतिक वनस्पति उनका निवास स्थान है। तो जैसे वन कटेंगे तो उनका भी निवास स्थान खत्म होगा। दूसरा खनन क्रिया के कारण से जो है वनों का विनाश, खनन क्रिया और बड़ी बांध परियोजनाओं के कारण से। ठीक है, ये 2 बार लिख दिया खनन के, कोई बात नहीं। बड़ी बांध परियोजना की वजह से। बड़ी बांध परियोजना का मतलब होता है कि जो डैम बनते हैं, जैसे उदाहरण में भी है इसमें कि भाई जैसे नर्मदा नदी पर जो सरदार सरोवर बांध बनकर तैयार हुआ, लगभग 4 लाख हेक्टेयर भूमि में बनकर तैयार हुआ है। जब इतनी लंबी चौड़ी भूमि में बांध बनता है तो उसके अंतर्गत जो वन है वो जलमग्न हो जाते हैं, जिसमें वनस्पति का और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का भी विनाश होता है। फिर उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि, ये तो सबसे ही मेन है। जनसंख्या वृद्धि होती है, उसके लिए रहने के लिए निवास स्थान, आवास, सड़क, रेल परिवहन, ठीक है, बहुत सारे उद्योग धंधे इत्यादि है ना, उनका विस्तार होता है। तो वनों का विनाश होता है, वन सुगड़ते हैं। इस कारण से ये प्रतिकूल कारक है जिनसे वन और प्राणी जात का भयानक वास है। तो ये प्रश्न आते हैं, इस प्रकार से उनको लिखना है। अगला है वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ।
वनों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। प्रत्यक्ष लाभ जिनसे वनों से जो हमें सीधे प्राप्त होते हैं, वनों से हम जो सीधा प्राप्त करके उसका उपयोग कर लेते हैं बिना कोई परिशोधन परिष्करण किए हुए, वो प्रत्यक्ष लाभ हैं। जैसे औषधि, वनों से हमें बहुत सारे प्रकार की जड़ी बूटी औषधियाँ प्राप्त होती हैं, छाल से, पत्तों से, जड़ों से बहुत सारी औषधि बनाई जा सकती हैं। फल फूल की प्राप्ति, जो फल फूल इत्यादि हैं बड़ी कीमती, उसको हम वनों से प्राप्त करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। फर्नीचर के लिए लकड़ी, ईंधन के लिए लकड़ी, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन जो हमें लाभ पहुंचाती है, जिसे हम जीवित रह पाते हैं, तो ये वनों के प्रत्यक्ष लाभ। अब अप्रत्यक्ष लाभ कौन से हैं, वर्षा कराने में सहायक, सबसे ज़्यादा वर्षा कराने में सहायक वन जो है वर्षा को एक्टिव करते हैं और उससे वर्षा होती है। दूसरा अपर्दन की रोकथाम में सहायक होती है। तीसरा है नम्र और वह आर्द्र, यानी कि नम व आर्द्र जलवायु, नम आर्द्र लिख सकते हैं कि नम व आर्द्रता बनाए रखता है, भूमि में जो है नम्र और आर्द्रता इत्यादि बनाए रखते हैं, तो ये वनों का महत्व है। तो ये वनों की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं वनों का विनाश किस किस काल में हुआ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपनिवेश काल में, जब ब्रिटेन वासियों का भारत में अधिकार था, उनका जो है वो उपनिवेश का मतलब होता है किसी दूसरे देश का किसी देश पर जो प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक दृष्टि से किसी देश पर अधिकार हो जाता है तो उपनिवेश कहलाता है। तो ब्रिटिश वासी, इंग्लैंड वासी हैं, वो हमारे देश में जो है वो उपनिवेश थे। तो उपनिवेश काल में वन विनाश के कारण कौन कौन से, सबसे पहले रेल लाइनों का विस्तार, अंग्रेजों ने रेल लाइनों का विस्तार किया, मतलब मुंबई बंदरगाह तक अपना माल पहुंचाने के लिए, फिर बंदरगाह से वो समुद्र के मार्ग अपने देश में ले जाते, लेकिन मुंबई बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए उन्हें बहुत सारी जो है वो रेल लाइनें बिछाई भारत में। तो रेल लाइनों के अंतर्गत जो स्लीपर लगते हैं रेल की पटरियों को रोकने के लिए, तो उनके लिए चाहिए था, ठीक है। तो बहुत सारे वन काटे गए थे और उसके अंतर्गत वन विनाश हुआ था। दूसरा है कृषि, वो जो अंग्रेज लोग थे ना, अपनी जो व्यापारी वाणिज्य कृषि कराने के लिए या एकल फसल इत्यादि के लिए वो बहुत सारे प्रकार से कृषि करवाते थे, तो ये भी एक कारण था। या फिर ये कहें कि बहुत सारे वन क्षेत्र थे, उनको साफ करवाकर वहाँ कृषि भूमि में परिवर्तित करवाए गए। दूसरा है व्यावसायिक वाणिज्य वानिकी, यानी कि ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि भाई वाणिज्य व्यावसायिक वानिकी के कारण से भी वन विनाशों को हुआ। खनन क्रिया, अंग्रेजों ने जो खनन क्रिया करवा करके और बाहर से बहुत सारा खनन है वो अपने देश में ले गए, बड़े स्तर पर खनन किया गया, तो ये कारण भी है कि वनों का विनाश हुआ। दूसरा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वन विनाश, यानी कि भारत आज़ाद होने के बाद में बहुत सारे वन विनाश हुआ। किस किस प्रकार से हुआ, भारत के सामने जब आज़ाद हुआ तो भाई भारत के सामने एक ही मतलब उस समय बहुत सारे प्रकार की परिस्थितियाँ थी, लोगों को रोज़गार प्रदान करवाना, है ना, जैसे अनाज की कमी या कहें कि भाई रोज़गार की उपलब्धता, बहुत सारी कमी चीज़ें थी, समस्याएं थी भारत के सामने। तो भारत के सामने एक ही रास्ता था कि भाई भारत जो है वो कृषि निर्भर देश है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृषि में रोज़गार दिए जाएँ, तो कृषि भूमि को फैलाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, कृषि का फैलाव, यानी कि एक तो पाकिस्तान से जो शरणार्थी आए थे, तो जो ये कहें कि पंजाब बॉर्डर के आसपास में जो हिमाचल इत्यादि हैं, वहाँ पर जो भाबर प्रदेश था, वन क्षेत्र थे, उनको साफ करके कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया, तो ये भी वन विनाश का कारण माना जाता है। दूसरा 1900, इसमें लिखा भी 1951 से 1981 के बीच लगभग 16,200 वर्ग किलोमीटर वन भूमि को कृषि भूमि में परिवर्तित किया गया। इतने लंबे चौड़े भूमि को साफ करके कृषि भूमि को में परिवर्तित किया गया वनों को। फिर दूसरा बड़ी बांध परियोजनाओं के कारण, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने कि नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है, तो 4 लाख हेक्टेयर भूमि बनकर तैयार हुआ है। अब उसके अंतर्गत बहुत सारी प्रकार की वनस्पति और वहाँ पे वनों में रहने वाली जीव जंतुओं की प्राकृतिक आवास नष्ट हो गए, वनस्पति जलमग्न हो गई। फिर खनन क्रिया के कारण से भी वनों का विनाश हुआ है। इसमें लिखा भी है कि भाई पश्चिम बंगाल में डोलोमाइटी खनन के कारण से बक्सा टाइगर रिजर्व खतरे में है। और ये प्रश्न आता है एक नंबर का बड़ा इंपॉर्टेंट कि भाई बक्सा टाइगर रिजर्व किस खनन के कारण से, किस खनिज के खनन के कारण से वो खतरे में है, तो डोलोमाइट खनन के कारण से, ठीक है, डोलोमाइट खनन के कारण से जो है ना वो क्या है, टाइगर रिजर्व खतरे में है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, अच्छा लगा होगा तो साफ सुंदर तरीके से उतारें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।